जून महीने की शुरुआत महंगाई के एक और झटके के साथ हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने होटल रेस्टोरेंट के व्यवसाय से जुड़े छोटे कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भले ही स्थिर हो, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने का असर अब बाजार और आम आदमी की जेब तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच हरियाणा में इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए जून महीने की शुरुआत एक और झटके के साथ हुई है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 42 से 53 रुपए 50 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113 रुपए 50 पैसे हो गई है। सिर्फ बड़े सिलेंडर ही नहीं, बल्कि 5 किलो वाले प्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने का असर सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ हरियाणा में इस मुद्दे पर जोरदार सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बढ़ती कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच इनेलो भी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, उसका असर पूरे उस पर पड़ता है, हर चीज पर। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। और ये जो है एलपीजी की कीमत लगा दो, अरे वो छोटा जो प्रवासी मजदूर जो इस्तेमाल करते थे गैस का सिलेंडर, उसका इतनी कीमत कर दी, वो तो घर ही चले गए। मतलब इसमें दिल्ली में बहुत सारे चले गए, यहाँ से भी बहुत सारे चले गए। इस प्रकार से जो है महंगाई जो है वो 8.38% बढ़ी है। वो अपने आप में 42 महीनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है महंगाई का। इसका मतलब ये है गरीब आदमी पर, मध्य वर्गीय लोगों पर पिटाई हो रही है, उनके ऊपर बड़ी वो आ रहा है। और सरकार, केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, हरियाणा सरकार भी वैट कम नहीं कर रही। जो वैट हमारे समय में 9% था डीजल पेट्रोल पे, उन्होंने बढ़ाकर उसको 18% कर दिया। आज सबसे बड़ी चीज ये थी, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के हमने पूरे प्रदेश के अंदर जिला लेवल पर हर जिले के अंदर हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। उसी प्रकार से हमने रोहतक में भी डीसी को ज्ञापन सौंपा है कि आगे प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करो, किस प्रकार से इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई को रोका जा सके। अब एक चीज तो मेरे समझ में आती है, महंगाई तो बढ़ रही है, रोजगार बढ़ नहीं रहा। तो महंगाई बढ़ती है, रोजगार नहीं बढ़ता, तो खर्चा किसके ऊपर आता है? नेता पे नहीं आता, प्रशासन पे नहीं आता, वो अगेन आपके ऊपर आएगा। क्या आप इसके साथ सहमत हो? बढ़े हुए खर्चे के साथ क्या आप ये मानते हैं कि ये ठीक है? विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायर सिंह सैनी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और झूठ के मुद्दे गढ़ करके वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि उनके समय में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था, बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, किस प्रकार से सरकारी धन के साथ लूटपाट होती थी और किस प्रकार से महंगाई बेलगाम कांग्रेस के समय में थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसके ऊपर अंकुश महंगाई के ऊपर रहा है और कांग्रेस को देश से लगातार नकारा भी जा रहा है, क्योंकि इसकी गलत राज्य के लिए शासन किया है। इन्होंने सेवा के लिए शासन कांग्रेस ने नहीं किया, सेवा के लिए शासन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो राज के लिए किया है शासन, और उसका परिणाम है जब अगर कोई राज किया है इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पे हुए हैं, महंगाई भी बेलगाम हुई है और लोग त्राही त्राही करते थे इनके समय के अंदर। भूले नहीं है लोग, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनको भी समय समय के ऊपर जागरूक करना
ये जिम्मेवारी है, क्योंकि 4-4 दिन एक गैस का सिलेंडर लेने में लगते थे। हालांकि कमर्शियल गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक कारण हैं, लेकिन इससे छोटे कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लोग पहले ही बढ़ती लागत से परेशान हैं, अब गैस के बढ़े हुए दाम उनके मुनाफे पर और दबाव डाल सकते हैं। बढ़ते दाम आने वाले दिनों में बाजार और महंगाई की एक नई लहर ला सकते हैं और इसका बोझ आम आदमी की थाली और बजट पर भी दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक बार फिर से एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सिलेंडर पर झटका, महंगाई पर अब सियासत हरियाणा में देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। कांग्रेस प्रवक्ता गुलशाद अली मेरे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। नेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं, ओमकार जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप जी आपके साथ करूंगी। अब तो देखिए, अब एक रूटीन में आ गया है, ये झटका कहना भी उचित नहीं लगेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हफ्ते दर हफ्ते एक नई खबर आ जाती है। गैस के दाम बढ़ गए, कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही साथ अब जनता, भले ही वैश्विक कारण हो, इसके पीछे कारण कुछ भी हो, जनता तो सरकार को देखेगी ना कि वहां से राहत मिलेगी उसे। कब आखिरकार इस महंगाई से निजात मिलेगी? नमस्कार मुस्कान जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, आपने भी अपने बात में बताया कि जो महंगाई बढ़ने का कारण है वो आखिर कारण क्या है। भाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसके पीछे कारण जब हम जाएंगे तो एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वैश्विक चुनौती है, और पूरी दुनिया के सामने ये वैश्विक चुनौती है, अकेले भारत के साथ नहीं है। लेकिन जब हम दुनिया के साथ भारत को कंपेयर करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं नजर आएगा, चाहे हम दुनिया के विकसित देशों के साथ भारत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं पे पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत सारी जगह पे डबल बढ़ी हैं, बिल्कुल डबल। जैसे अभी 100 रुपए है तो वहां पे 200 रुपए हो गया, ऐसे ऐसे। तो अगर हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो हमारे तो यहाँ पे मुश्किल से 3% से 4% के आसपास उसमें इजाफा हुआ है। तो इन सब का जो मूल कारण है, जड़ है, उसका एक वैश्विक चुनौती है, और इसका सामना देश की जनता पूरी तरीके से डट के कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी हुई है। आप देखते होंगे कि मीडिया के लोग भी जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि अभी पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, तो आपका क्या कहना है, तो जनता भी बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि रेट बढ़े हैं डेफिनेटली, लेकिन ये मोदी जी की वजह से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। एक पूरी दुनिया में एक वैश्विक चुनौती है जिसमें एनर्जी का संकट है, पेट्रोल डीजल की किल्लत है और एलपीजी की, ये पूरी दुनिया में है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जिन्होंने पिछले 2 महीने से 3 महीने से जिस तरीके का पूरा दुनिया में एक माहौल है, और विपक्ष ने देश में माहौल खराब करने की कोशिश की कि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, एलपीजी की किल्लत हो जाएगी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, देश में पैनिक फैलाने की कोशिश की। शुरू में कामयाब जरूर हुए 1-2 दिन, लेकिन धीरे धीरे जनता ने भी देखा, जनता के भी समझ में आया कि कहीं पे किसी भी चीज की कोई किल्लत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, देश की जनता ने भी उसको स्वीकार किया है, और किसी को भी न घरेलू सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत हो रही है, न पेट्रोल डीजल पंप पे जब वो जाते हैं तो उनको पेट्रोल डीजल भरवाने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है। तो विपक्ष जो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिससे दुनिया परेशान है, देश की जनता परेशान है, जरूर थोड़ी सी बढ़ी है, ऐसा हम मना नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से एक ऐसा नैरेटिव सेट करके जनता को भ्रमित करके सड़क पे लाने की कोशिश कर रहा है, देश की जनता को पता है कि विपक्ष जिस हिसाब की राजनीति करता है, जनता विपक्ष के साथ कभी खड़ी नहीं हुई होगी। जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डट के खड़ी हुई है। अब ये महंगाई की एक बात कर रहे हैं, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथी लोग बोलते हैं 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार रही, और उस कांग्रेस की सरकार में
देश के प्रधानमंत्री भी रहे, वो एक अर्थशास्त्री थे। उस समय में देश की हालत क्या थी? इन्फ्लेशन रेट लगभग 10 को क्रॉस कर गई थी। ये डेटा पड़े हुए हैं, कोई भी उठा के देख सकता है। और आज कितनी बड़ी वैश्विक चुनौती पूरी दुनिया में है। और अब तो इस ऐसे उसमें आपने देखा होगा, पीछे कोविड भी आया था, पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी आई। उसके बावजूद अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया युद्ध के अंदर झुकी हुई है। कभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कभी इजराइल गाजा का युद्ध चल रहा है, कभी इजराइल ईरान यूएसए के बीच में दिक्कतें हो रही है। इन सब चीजों के बावजूद भी आज महंगाई की दर क्या है? मुश्किल से 4.5% है। तो विपक्ष को यह समझना चाहिए कि ये जो झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक बार अपने गिरेबान में जाके 4 से 14 के बीच में क्या महंगाई की दर थी और आज महंगाई की दर क्या है और किन चुनौतियों के बावजूद है। तो देश की जनता तुलनात्मक अध्ययन के साथ मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। ठीक है गुलशाद अली जी, चुनौतियां तो वैश्विक है, वैश्विक कारण है जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसमें सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी प्रिजर्वेटिव मेजर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के समय में तो और बुरी स्थिति थी, आपको तो हक ही नहीं है सवाल उठाने का, यही कह रहे हैं वो। मुस्कान जी, चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभ और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब जी। मेरे साथी अभी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी बता रहे थे कि भाई आपको मोदी जी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और 2014 में इन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। तो अब कहाँ चला गया इनका वो नारा? और ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के टाइम में ज्यादा महंगाई थी। आवाज कम आ रही है सर आपकी, गुलशाद जी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। में 50 रुपए किलो दाल थी, हमारे टाइम में पेट्रोल का 50 रुपए रेट था, हमारे टाइम में एडिबल ऑयल का क्या रेट था। तो इन लोगों ने क्या है, महंगाई को इतना बढ़ा दिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, विपक्ष बड़ा सजग है और विपक्ष जागरूक भी है और ये इन मुद्दों को उठाने से कह रहे हैं कि भी गुमराह कर रहे हैं। आप लोग बताइए, इन्होंने शतक लगा दिया है किस चीज का? इन्होंने तेल का शतक लगा दिया है। 102 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, जो कि कांग्रेस के टाइम में सिर्फ 60 रुपए था। और इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने जो भारत के रुपये को 96.54 पर ले गए हैं डॉलर के मुकाबले पर। जबकि सुषमा स्वराज जी बोलती थी संसद के अंदर कि भाई जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। आज क्या हो गया? क्या आज देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा नहीं रही? क्या आज मोदी जी की इज्जत नहीं रही? और ये लोग क्या है, ये हर काम को अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, इनका ट्रम्प है, उससे पूछकर फैसले लेते हैं। और मुझसे अगर तेल लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, अभी अमेरिका में बैठ के पेंटागन और वाशिंगटन तय करता है। तो ये लोग क्या है, ये दूसरों के एक तरह से चंगुल में फंसी सरकार है। और इन लोगों का अपना ये क्रूड ऑयल जब 60 रुपये था तो क्या इन्होंने गरीबों को राहत दी? पेट्रोल तेल की कीमतें कम की। इन्होंने क्या किया, उस टाइम में अपना खजाना भरा और खजाना भर करके अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाया। तो ये लोग क्या है, संवेदनशील गैर संवेदनशील सरकार है। और आम जनता के मुद्दों पर इन लोगों का क्या हाल है आप लोग देख ही रहे हैं। आज महंगाई से हर आदमी त्रस्त है। आप रसोई गैस को लगा लीजिए, आप किसी भी चीज को लगा लीजिए, हर चीज में महंगाई है। तो मैं संदीप जी को कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए और जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है सर। ओमकार जी, आज तो एक बड़ा प्रदर्शन इनेलो की तरफ से किया गया। पूरे हरियाणा में हमने देखा कि कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, एक जोरदार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हमको सामने आई। रोहतक की बात कर ले, जहां पर अर्जुन चौटाला नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं। आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के बयान हम सुनते हैं तो वो तो कहते हैं कि वैश्विक कारण है, और पूरे देश में अगर हालात देखें, कई देशों के हालात तो बहुत खराब हैं, उसके मुकाबले भारत में स्थिति ठीक है, सरकार को जो काम करना चाहिए वो कर रही है। होता है। मेरे भाई ने आंकड़ों का खेल बताया और मैं भी आपको आंकड़े ही बताऊंगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, बगैर आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। पहले तो मेरे भाई संदीप हिंदुस्तानी ने बोला कि इन्होंने कहा कि जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, लेकिन जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये कुछ अंधभक्त हैं जिनको ऐसी अफीम चटा रखी है जिनको नजर नहीं आता। अगर जनता मोदी जी के साथ है तो आज आपने देखा होगा 22 जिलों में प्रदर्शन था, हर जिले में हजारों लोग थे। क्या वो जनता नहीं थी? क्या वो पाकिस्तान से लेके आए थे?
और अब आ जाइए बात के ऊपर। आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है, ये कहते हैं 2014 के मुकाबले महंगाई दर कम हुई है। मैं बताता हूँ 2013-14 में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $160 प्रति बैरल थी, क्योंकि हम क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, हम क्रूड ऑयल बाहर से लेते हैं, हमारे तेल के कुएं नहीं है। 2013-14 में $160 का रेट था एक बैरल का, आज 93 से लेके $95 का रेट है। आप बताइए, रेट तो डॉलर में कम हो गया। और हमारे यहाँ पे 2013-14 में डीजल का रेट 46 रुपए, पेट्रोल का रेट 56-57 रुपए था, 10 रुपए का अंतर था। आज डीजल का रेट 100 रुपए और पेट्रोल का रेट 110-111 रुपए हो गया। यही पेट्रोल जब हम भूटान को देते हैं तो 64 रुपए में दे रहे हैं, यही पेट्रोल जब हम नेपाल, बांग्लादेश इनको देते हैं तो अपने से सस्ता देते हैं। कारण क्या मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक्साइज ड्यूटी और वैट इतना ज्यादा लगा रखा है। अगर सारी चीजें इन्होंने जीएसटी के दायरे में ले आए, पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले जाओ, देखिए क्या रेट आएगा। अब एक देश भूटान हमारे से खरीद रहा और बेच रहा आगे हमारे से सस्ता। बहुत अफसोस की बात है, आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रदेश में और देश में प्रत्येक व्यक्ति हाहाकार मची हुई है। आप देखिए, कमर्शियल गैस का सिलेंडर जनवरी में इन्होंने बढ़ाया, फिर फरवरी में बढ़ाया, फिर मार्च में 116 रुपए बढ़ाया, मार्च में दोबारा 216 रुपए बढ़ा दिया और अभी मई में 993 रुपए बढ़ाया और आज फिर 54 रुपए बढ़ा दिया। मात्र 4 महीने में कमर्शियल गैस का सिलेंडर 1572 रुपए बढ़ा दिया, मतलब जस्ट डबल कर दिया। आप खुद सोचिए मुस्कान जी, कमर्शियल गैस के सिलेंडर का प्रभाव क्या पड़ेगा। जो चाय का कप 10 रुपए का मिलता था आज वो 17 रुपए का हो गया, जो समोसा में 10 रुपए का मिलता था आज 22-25 रुपए का हो गया। ये गरीब आदमी के आइटम है, ये अमीर आदमी के आइटम नहीं है। एक पूड़ी छोले हम सुबह खाते हैं, 30 रुपए की पूड़ी थी, 50 रुपए की एक पूड़ी होगी, मतलब आम व्यक्ति की खाने की थाली महंगी होगी। और बहुत अफसोस की बात है, जब कांग्रेस सत्ता में थी मात्र 9 पैसे रेट बढ़ा था पेट्रोल का और बीजेपी के नेता आधे नंगे हो गए थे, आधे ऊपर के कपड़े उतार दिए थे, सड़कों पर आ गए थे। आज अगर विपक्ष सड़कों पे आ रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। आप देखिए, ये कहते हैं जनता विपक्ष के साथ नहीं है। अगर जनता साथ में नहीं है तो डर किस चीज का तुम्हें? हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं, तुम्हें तो कुछ कह नहीं रहे। और आज परिस्थितियां देखिए, हजारों लोग प्रत्येक जिले में इनालों के इकट्ठे हुए और कई जिलों के उपायुक्त ने बदतमीजी करी, यह निंदनीय है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने गए थे प्रधानमंत्री जी के नाम, कोई गैर कानूनी काम नहीं करने गए थे। 4 घंटे इंतजार कराया गया अर्जुन चौटाला जी को, क्या कारण है? क्या डीसी इतने बड़े हो गए? एक विधायक को, विधायक तो है ना वो, और विधायक का रैंक क्या है सीनियोरिटी के हिसाब से, उनको 4 घंटे इंतजार कराया जाता है और वहीं बैठे होते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आज मैं बताना चाहता हूं कि चाहे सरकार के इशारे पर चाहे बिना सरकार के इशारे से नौकरशाही हैवी हो चुकी है, कोई भी कार्य नहीं कर रही। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है ओमकार जी, जिसमें अर्जुन चौटाला कह रहे हैं एसपी को कि दफा हो जाए यहाँ से। तो देखिए, एक व्यक्ति 4 घंटे जमीन पर बैठा है, धूप में बैठा है, क्या एसपी का कोई रोल है उसमें? पहली बात तो हम ज्ञापन डीसी को देने आए थे, एसपी क्या लेने आया था वहां पे? क्या हम झगड़ा करने आए थे वहां पे? एसपी लेने क्या आया? एसपी को अपनी ड्यूटी खुद करनी चाहिए। हमारे विधायक ज्ञापन डीसी को देने आए हैं और डीसी की जिम्मेवारी बनती है, जब एक विधायक आ गया तो 2 मिनट का काम ही तो था, कितनी देर का काम है ज्ञापन लेना? ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे नौकरशाही जो चल रही है, इनको ये सोचना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता बदलते हुए पता नहीं लगता। रात को राजा को और होता है, सवेरे कोई और होता है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र जनता के लिए होता है, जनता की सरकार होती है, जनता के लिए कार्य करती है। और जो नौकरशाही है, कार्यपालिका, वो विधायिका के निर्देश के अनुसार जनता की सेवा में लीन होती है। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है, जितनी कार्यपालिका है सारी की सारी सरकार की गुलाम बन के कार्य कर रही है।
उनका अपना दिमाग आप नहीं कह रहे हैं काम कि कर रहा। जानबूझकर सरकार के द्वारा इनेलो के इस प्रदर्शन को जानबूझकर। दबाने की कोशिश की गई। जानबूझकर क्यों? आप खुद सोचिए मुस्कान ठीक जी, है। एक बात कह के समाप्त करूंगा। हाँ। क्या अर्जुन चौटाला जी को 4 घंटे इंतजार करना क्या जायज बात है? और डीसी मात्र 2 मिनट की दूरी पर बैठे हुए थे, क्या अच्छी बात है? ये सरकार को सोचना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी सोचना चाहिए, कार्यपालिका को सोचना चाहिए। सरकारें बदलती रहती हैं, पता किसी ने नहीं लिखवाया, आज किसी किया कल किसी किया, सरकारें बदलती रहती हैं। कम से कम कार्यपालिका को सोचना चाहिए, सबको सम्मानजनक रूप से व्यवहार करना चाहिए। संदीप हिंदुस्तानी जी, इसका जवाब मेरे ख्याल से आपसे ही उम्मीद कर रहे होंगे जवाब की। जी मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले तो इनेलो के साथी ने कुछ बातें बोली हैं, उनका जवाब देना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने कहा हमारे विधायक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो सबसे पहले तो जो उनके विधायक ने कहा था, उनके विधायक ने कहा था मैं भी एक कॉकरोच हूं, मैं भी कॉकरोच पार्टी का विधायक हूं। तो इनेलो सबसे पहले तो ये स्पष्ट करे कि अर्जुन जी कॉकरोच पार्टी के विधायक हैं कि इनेलो के विधायक हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज चौधरी देवीलाल जी सौरभ में बैठे होंगे, चौधरी देवीलाल जी सौरभ में बैठे होंगे और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। संदीप जी यही जवाब दे देता हूँ। ठीक है, चलिए ओमकार जी, ओमकार जी कभी किसान आपके बारे में आप बोलिएगा। मुस्कान जी, युवाओं की आवाज ओमकार जी, ओमकार जी, वो बेटे पोते एक मिनट बस, एक मिनट। ये कितने दुख की हाँ, बात है। आप जो आपत्ति जता रहे हैं संदीप जी, उसका जवाब दे रहे हैं एक लाइन में जल्दी से। ओमकार जी, एक मिनट देखिए, हमारे विधायक हैं, हाँ, हमारे विधायक कॉकरोच हैं या इनेलो के हैं, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है ये हमने देखना। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारा कोई विधायक कॉकरोच बनना चाहता बन जाए, खुली ऑफर है, लेकिन ये हमारा सिरदर्दिया, हमारा मामला है। ठीक है, तुम्हारे को परेशान ठीक होने है की सर, जरूरत ठीक नहीं। है ओमकार जी, सुन लीजिए, बोलिए। ओमकार जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की जो आत्मा है वो क्या सोचती होगी कि मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते जो किसानों की आवाज बनेंगे, जो युवाओं की आवाज बनेंगे, वो आज कॉकरोच बन बैठे। आप सोचे ना उनकी आत्मा क्या सोचती होगी। दूसरी बात, चिंता न दूसरी बात ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कुछ बातें बोली थी कि उस समय पे दाल का रेट ये था, गेहूं का रेट ये था और बाकी का रेट ये था। मैं इनको बताना चाहूंगा, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है एक्चुअली। उस समय पे बाजरे का क्या रेट था? इनकी जब सरकारें थी तो बाजरे का रेट 400 रुपए क्विंटल था, आज बाजरे का रेट 2900 रुपए क्विंटल है। इनकी जब सरकार थी तो सरसों का रेट क्या था? 2500 रुपए मुश्किल से क्विंटल था, आज लगभग 6500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल है। ये वो लोग हैं जो किसानों का अपमान करते थे 2-2 रुपए का चेक देके। उन्होंने 10 साल में मात्र किसानों को 1000 देखिए, इन्होंने उनके समय में स्थितियां खराब थी। कुल मिलाकर संदीप जी देखिए, सुनिए अपने सुनिए किसानों का ही देसी बनके संदीप जी, 16,000 करोड़ संदीप जी, सुनिए मुख्य सवाल देखिए क्या है। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। संदीप जी वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, उन्होंने जो काम किया जनता ने नकारने का काम किया। हम वर्तमान की सर बात करते हैं। मुख्य सवाल ये है, अगर क्रूड ऑयल के जो दाम है, अगर उसमें नरमी देखी जा रही है, गुलशाद अली जी मैं लौटूंगी आपके पास, आपको प्लीज प्रॉपर मौका दिया, आपके पास फिर से लौटूंगी सर। गुलशाद अली जी लौटूंगी आपके पास। क्रूड ऑयल के दाम अगर कम हो रहे हैं, वैश्विक बाजार में इसमें नरमी देखी जा रही है, उसके बावजूद भी भारतीय बाजार में राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? और इसके साथ ही जनता को तमाम सेक्टर्स में कब राहत मिलेगी, इस पर आप बात कीजिए। देखिए मुस्कान जी, आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनकी सरकार ने क्या किया था? बड़ी उनकी सरकार ने किया था कि जहां से हम ऑयल लेते थे, उन्होंने ऑयल बोर्ड डिसाइड किए थे। अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपके कॉल खोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, तसल्ली रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए, ऐसे ही मत बोलिए कुछ का कुछ बोले जा रहे हो। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। झूठे आंकड़े पेश करके जनता को भ्रमित करते हो, अफवाहें फैलाते हो। 50 रुपए बोल रहे थे हमारी सरकार में रेट था, 70 रुपए से ज्यादा रेट था 2014 में पेट्रोल का। जनता को झूठी बातें करके बरगलाते हो
इनकी सरकार 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी मुस्कान जी, इन लोगों ने उन देशों के साथ क्या डील की, ऑयल बॉन्ड साइन किए। ऑयल बॉन्ड साइन में ये क्या करते थे, उनको पैसा नहीं देते थे, जनता से पैसे वसूलते थे और उनको पैसे नहीं देते थे। मोदी सरकार आने के बाद में लगभग 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑयल बॉन्ड का पैसा हमने चुकाया है। ये कहां से चुकाया है, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, जनता बड़ी बारीकी से आपकी चीजों को जानती है, आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, अफवाह नहीं फैला सकते। जनता को पता है 2014 में आलू प्याज टमाटर खरीदने की कोई सोचता भी नहीं था। ये गाना जो आया था, महंगाई डायन खायत जात है, ये आपकी उपलब्धियों के ऊपर ही आया था। तभी वो पोस्ट लगे थे कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई भ्रष्टाचार। आपकी सरकार को क्राइम कमीशन की सरकार बोला जाता था। संदीप जी कहीं अभी 10 साल हो गए हैं, कोई एक घोटाला हमारी सरकार दूसरा गाना तो नहीं आ जाएगा मार्केट में, बातें करके जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। गाना तो नहीं आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि जनता भूतकाल नहीं देखती है, वर्तमान देखती है ना जनता। मैं वर्तमान में बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से आपको मैंने मुस्कान जी 2-3 बड़ी मुख्य बातें बताई, जिसको देश की जनता भी बड़े अच्छे से जानती है। देखिए 2020 में जो महामारी आई, एक वैश्विक महामारी आई थी, उसमें मोदी जी का तो कोई दोष नहीं है, उसमें बीजेपी का तो कोई दोष नहीं है। आज पूरी दुनिया में आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है। अभी पिछले 3 महीने से इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जिससे पूरी दुनिया इस चीज से बड़ी दुखी है। ये मोदी जी की वजह से तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की जनता भी समझती है कि इस विपरीत परिस्थितियों में हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है, मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत है कि भारत को किसी की तरफ भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है, नेतृत्व अच्छा है और अच्छे नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, यही कह रहे हैं वो। गुलशाद अली जी बोलिए आप। मैडम ये कह रहे हैं कि मोदी जी का नेतृत्व सशक्त है। अगर मोदी जी का नेतृत्व सशक्त है तो वो ट्रंप के सामने एक तरह से उसके गुलाम क्यों बने हुए हैं? आप गुलाम आप लोग हो, गुलाम आप लोग हो, लेना है क्या लेना है, गुलाम आप लोग हो, आपकी मानसिकता है गुलाम, वाशिंगटन तय करता है। लेकिन प्रधानमंत्री आपने देखा था इंदिरा गांधी के लोगों के गुलाम हो, चाइना से आपके नेता किस तरीके से मिलते हैं, ये दुनिया को पता हो जाएगा। संदीप जी प्लीज, उनकी आवाज ऐसे में पहुंच नहीं पाएगी। संदीप जी कान खोल के सुनिए। प्रधानमंत्री जो थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप देश बड़े देश के वो हो सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन मेरे मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता। और आप देखिए देश के प्रधानमंत्री एपेस्टिन फाइल में फंसे हुए लोग, जो भी अमेरिका कहता है उसके कहने सोनिया गांधी का भी नाम है उसमें। सोनिया गांधी क्या करने गई थी वहाँ पे, उसमें सोनिया गांधी का नाम है। चर्चा की बात हो जाएगी, फिर आप दोनों को रोकना पड़ेगा। संदीप जी प्लीज, ठीक है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। संदीप जी ठीक है, संदीप जी और गुलशाद अली जी, ठीक है सर, उनके अपने आरोप हैं, वो जवाब की मेरे ख्याल से उम्मीद करते होंगे, लेकिन वैश्विक हालात क्या बने हुए हैं, लौटूंगे आपके पास। गुलशाद अली जी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर मेरे ख्याल से खिंचता ही जाएगा, ऐसे में जनता तो टकटकी लगाकर यही देख रही है कि हमें राहत कब मिलने वाली है, क्योंकि लगातार झटके पर झटके उन्हें महंगाई के मिल रहे हैं। देखिए, आम लोग तो जो है अपना मत देकर सरकार को इसलिए चुनते हैं कि सरकार जो है उनके सबसे ज्यादा जो भी उनके हित में है उसका ध्यान रखेगी। अब ये है कि लगातार जो है आप युद्ध की बात कर रहे हैं, जो वैश्विक हालात ये बने हुए हैं, और वो जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो भी जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से तेल की आपूर्ति बाधित तो हुई है, लेकिन सरकार कस्टोडियन है, उसको ये ध्यान रखना है कि जनता को कष्ट ना हो। वैश्विक हालात में भी वो किस तरह से अपने कौशल से अपना आर्थिक प्रबंधन करती है कि वो महंगाई बढ़ने से रोके। अब सवाल ये है कि कॉमर्शियल सिलेंडर पर जो दाम बढ़े हैं उसका बड़ा व्यापक असर होगा जी। कॉमर्शियल सिलेंडर से तमाम छोटे लोगों का, छोटे रोजगार जुड़े हुए हैं कॉमर्शियल सिलेंडर से। छोटे जो है जो घड़ी और वो छोटे जो चाय वाले और कई तरह के जो है छोटे रेस्टोरेंट चलाने वाले, वो सब जुड़े हुए हैं। और बड़े रेस्टोरेंट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही रेट बढ़ेंगे, कॉमर्शियल के रेट बढ़ गए सिलेंडर के, तो वो जो है बड़े रेस्टोरेंट में भी रेट बढ़ जाएंगे। तो ये सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत व्यापक आर्थिक प्रभाव है।
और आम आदमी खासतौर से निचले जिसकी इनकम बहुत कम है, जो कम आय वर्ग में है, उसका क्या होगा। और वो जो है कई बार जो है वो छोटे दुकानदारों का, बड़ी होल्डर्स का, अगर वो उनके आइटम महंगे होंगे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से, तो उसकी तो ग्राहकी कम हो जाएगी, उसकी बिक्री कम हो जाएगी, तो उसके बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो कैसे मुकाबला कर पाएंगे। तो सरकार को जो है ये कारण तो अपनी जगह है, उससे कोई नहीं इनकार कर सकता, लेकिन सरकार कस्टोडियन है, उसको अपने आर्थिक मैनेजमेंट से किसी भी तरह से इनको इस मूल्य वृद्धि को रोकना चाहिए या इसको कम से कम करना चाहिए। अब ये है कि कई और फैक्टर होते हैं, कई और रास्ते हैं अर्थव्यवस्था में, तो उसको किसी तरह से पूर्ति करके तो उसको रोकना चाहिए। देखिए पहले भी ऐसे उदाहरण तो मौजूद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से घरेलू मार्केट में भी दाम बढ़ाने की बात करते हैं, वो दलील ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जब घट रहे थे तब आपने घटाने का काम नहीं किया। ये जो है हरियाणा में देखा गया है कि जब जो है क्रूड ऑयल के मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में दाम घटे तो वैट घटाने का काम नहीं हुआ। तो सरकार तो पिछले 11 साल से 12 साल से बीजेपी की है, तो पिछले जो है उस दौर में भी ये हुआ, जो 2014 के बाद के दौर में जब जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटे, तो लेकिन यहाँ वैट घटाने का काम हुआ नहीं। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें कोटे में, तेल के कोटे में पैसा तो कमाया है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कटौतियां की। तो सवाल ये है कि अब ये जो भी बचत हुई है, जो भी कटौतियां हुई है, जो भी जो है आपके फंड जो उसमें ट्रेजरी में जितना भी पैसा एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो आप ऐसी इमरजेंसी में उसको उपयोग करके किसी तरह से उपभोक्ता को जो है एक संतुलन की स्थिति में रखिए, बहुत जरूरी है वो। नहीं तो ये जो है ऊर्जा के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, वो सब देखने की बात है। तो ये जो मूल्य वृद्धि है, ये ठीक है कि इमरजेंसी की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से, लेकिन आप कस्टोडियन है, आपको चुना गया है बाकायदा, इसलिए कि हर हाल में जनता को परेशानी से आप बचा के रखेंगे। तमाम दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन एक बड़ी दलील ये है कि आपने एक तरह से शपथ ली है, जो संविधान की शपथ ली है। संविधान में क्या स्थिति है? संविधान में यह है कि सबको जीने का अधिकार है, तो सबको जीने का अधिकार कब है? जब महंगाई बहुत लेवल पर हो, तभी जो है जीने का उनका अधिकार जो है सहज होता है। ईज ऑफ डूइंग की भी बात करते हैं आप, ईज ऑफ लिविंग की भी बात करते हैं, तो उस सबके लिए जरूरी है कि महंगाई कंट्रोल में हो। तो सरकार को तुरंत स्टेप लेना चाहिए ताकि महंगाई नियंत्रित हो। निश्चित तौर पर गुलशाद अली जी अपनी बात रखिएगा। तमाम मेजर्स जो राजेंद्र जादौन जी ने बताए हैं, हम मेजर्स पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमारे हाथ में नहीं है, तमाम जो फैक्टर्स हैं इसके पीछे काम करते हैं। आपके हिसाब से क्या कुछ किया जा सकता है कि जनता को राहत मिले? देखिए, क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो मानता हूँ कि भाई वो इस तरह से डिसाइड करती है महंगाई के बारे में। लेकिन आपने देखा है कि पहले क्रूड ऑयल का रेट जो था 50-55 था, तो उस टाइम पे क्या सरकार ने जनता को राहत दी? अगर सरकार के साथ में जनता अगर उसको इस तरह से मुसीबत में अगर उसको यूज करना चाहती है, तो अच्छे टाइम में तो उसके साथ उसकी एक शेयरिंग होनी चाहिए ना। तो सरकार का दोहरा मापदंड है, जब अच्छे दिन आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो इनके उद्योगपति हैं उनको भरते हैं, और जब महंगाई बढ़ती है तो वो उसको भुगतने के लिए क्या देश से अपील करते हैं कि मुझे 60 दिन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे आप प्रधानमंत्री है, कभी देने भी आते हैं आप या मांगने आते हैं? एक प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो देश को देने के लिए भी कभी आज तक कोई अनाउंसमेंट दिखा दो इनकी। और दूसरी बात, ये कहते हैं भाजपा वाले कि भाई हमारे नरेंद्र जी मोदी विश्व पुरुष हैं। आप लोग देखिए, ईरान और अमेरिका के वार के अंदर मध्यस्थता कौन कर रहा है? टेररिस्ट देश पाकिस्तान उसकी मध्यस्थता कर रहा है, और हमारा देश जिसे कहते थे कि भाई ये विश्व पुरुष है नरेंद्र मोदी, इसको पूछा भी नहीं गया वहां पर। पाकिस्तान को कोई फायदा तो नहीं हुआ ना उससे? अगर मध्यस्थता की भी उसने, उसको क्या फायदा हुआ? वहाँ तो रेट भी ज्यादा है ना। आप क्रूड ऑयल की बात करते हैं, अगर क्रूड ऑयल के दाम कम भी है तो और भी चीजें सर इस पर निर्भर करती हैं। आयात महंगा हो गया है, क्योंकि आयात महंगा होने से भी तमाम चीजें महंगी होती है। वैट की हम बात कर रहे हैं, 3 राज्यों में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार है। गुलशाद अली जी, वहाँ पर क्या सरकार ने वैट कम करने का काम किया है और जनता को राहत दी है? देखिए, हमारे टाइम में हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तो हमने 9% वेट लगाया था डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, और सभी प्रदेशों के मुकाबले में हमारे यहाँ 4 रुपया कम था। और आज क्या है, 18% वेट है हरियाणा के अंदर। इन्होंने डबल कर दिया। 42 साल में 42 महीनों में जो महंगाई की दर है वो मैक्सिमम है। तो इन लोगों ने क्या उपाय किया? अरे इतनी जो ये कह रहे हैं कि भाई तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तो पहला जो खजाना आप लोगों ने भरा था कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर वैट कम किया गया है वर्तमान में। आप भी भूतकाल में पहुंच गए गुलशाद अली जी। ये स्टेट का काम नहीं होता जनाब, ये काम होता है। अभी इन्होंने क्या कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी है
अभी डिसाइड क्या करती है, इंटरनेशनल इसको बाजार को, इंडियन बाजार का जो तेल का बाजार है वो सेंटर डिसाइड करती है। इन्होंने क्या है, वैट तो राज्य सरकार के हाथ में होता है ना सर। देखिए मेरे हिसाब से जो सवाल उठाना है ना वो बहुत आसान होता है, और उसके बाद इसे लागू करना, जो चीजों की हम मांग कर रहे हैं अगर हमारे हाथ में भी है ना, हम कर नहीं पाते हैं। सस्ता हुआ है क्या, तेल सस्ता किया इन्होंने? आपने सवाल पूछा है अभी, आपने इनसे भी, आपने क्या किया? एक मिनट बस कंक्लूड कर रहे हैं, वो लौट रहे हैं आपके पास। हाँ बोलिए सर, गुलशाद अली जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ अभी क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट आई है, हाँ। तो क्या सरकार ने उसमें आम आदमी को उसका फायदा पहुंचाया? ठीक है। आपने भी अभी मुस्कान जी सवाल पूछा था, तो भाजपा जो है सिर्फ बढ़ाना जानती है, घटाने की इनके अंदर क्या है, घटाने वाली इनके अंदर टेंडेंसी है ही नहीं। ये क्या महंगाई को बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को बढ़ा सकते हैं, ये लोग देश में एक तरह से भुखमरी को बढ़ा सकते हैं और मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं, ये घटा नहीं सकते किसी भी चीज को। ठीक है, ओमकार जी बोलिए। मुस्कान जी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, युद्ध से भारत का कोई प्रत्यक्ष लिंक नहीं, भारत कोई पार्टी नहीं। जब मोदी जी इजराइल गए, वहां जाकर उन्होंने कहा इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। इसके क्या मायने? आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम इजराइल का साथ नहीं दे सकते क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया हुआ है, हम कब्जादारी का साथ नहीं दे सकते। ये प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने स्पष्ट किया था। आज मोदी जी ने अपनी विदेश नीति चेंज करी, उस चेंज का आज प्रभाव क्या है? अगर हम रूस से तेल लेना चाहते हैं, ईरान से तेल लेना चाहते हैं, हमें अमेरिका की इजाजत चाहिए। क्या हम प्रभु देश नहीं है? क्या हम आजाद देश नहीं है? हम गुलाम हो चुके हैं, हमारा मालिक ट्रंप है। ये बातें आज हैं। और एक बात, आज क्रूड ऑयल की कीमत मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 93 से $95 है। उस हिसाब से जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी तो इन्होंने 3 रुपए बढ़ा दिए और 1-1 रुपए करके 3 रुपए फिर बढ़ा दिए। अब कीमतें कम होगी, कम करना बनता है। और मुस्कान जी एक बात और जी, ये सारी आइटमों को जीएसटी के दायरे में लाते हैं, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? ठीक है। अभी कल ही इन्होंने घोषणा करी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी हमने ऑयल पे। भाई आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई, किसको फायदा देने के लिए? बड़ी बड़ी कंपनियों को। आप तो एक्सपोर्ट नहीं करोगे मुस्कान जी, मैं भी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, कौन करेगा एक्सपोर्ट? उसका असर अप्रत्यक्ष रूप से तो जनता पर होगा ना सर। एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कम कर देंगे, हटा देंगे, तो उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा दाम बढ़ाने का। मुस्कान जी एक्सपोर्ट ड्यूटी वो है जो हम बाहरले देशों में भूटान वगैरह को दे रहे हैं, मतलब हम कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी कम करोगे। सुनिए एक मिनट मुस्कान जी, मैं अपनी बात पूरी करूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे जनता को राहत नहीं मिलेगी। ये सारी व्यवस्था हुई क्यों? 1 मिनट में स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत अफसोस की बात है, मौजूदा सरकार जो है ये चुनाव जीवी सरकार है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं। ये खुद कहते हैं हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। पहले बिहार के इलेक्शन आए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तो बिहारी हूँ, बिहार चले गए। बंगाल के बंगाल चले गए। अब पंजाब के इलेक्शन है और पगड़ी धारण करके वो पंजाब में चले जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पंजाब में इलेक्शन बीजेपी लड़ रही है या हरियाणा सरकार लड़ रही है? अगर पंजाब में इलेक्शन हरियाणा सरकार लड़ रही है तो हरियाणा सरकार का पैसा लग सकता है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ के काम छोड़ के सरकारी खर्च पर वहाँ पे कैसे जाते हैं? ये बीजेपी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा सरकार चुनाव नहीं लड़ रही। ये बहुत अफसोस की बात है। आज सरकार चुनाव जीवी बन के रह गया, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है और जनता इनको सिखाएगी। ऐसी बात नहीं है, 12 वर्ष से इनकी सरकार है, जब भी कोई बात करते हैं ये भूतकाल में चले जाते हैं। और अभी आप ये तो बता दीजिए, आपने 12 साल में जब सत्ता संभाली उसी समय आती आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। कौन सी आइटम, कोई एक आइटम बता दो, कोई एक आइटम जो मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद भारत में सस्ती हुई, कोई एक आइटम बता दो। एक भी आइटम सस्ती नहीं हुई। कोई एक इंडस्ट्री बता दो, कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बता दो। आप कह रहे हैं हर सेक्टर परेशान है, आम जनता बेहद परेशान है बीजेपी से। चुनाव खत्म और महंगाई शुरू हो गई है। संदीप जी
मुख्य आरोप यही है उनका। मुस्कान जी देखिए, सबसे पहले तो इनेलो के साथी प्रवक्ता का ही जवाब देता हूं। ये लोग जो आज अपने मोबाइल में कुछ भी मतलब डाल के कंटेंट और वायरल करने लगते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, इनको मैं याददाश्त करवाना चाहूंगा, इनकी याद एक्चुअली कमजोर है। 2014 से पहले 1 GB डेटा का क्या रेट था, 2 GB डेटा का क्या रेट था, 10-10 रुपए के कूपन लाके स्क्रैच को ऐसे ऐसे करके और तब लाके फोन को रिचार्ज करते थे। आज घर बैठे सारी चीजें उपलब्ध हो गई और मात्र 200 रुपए में, 200 से 300 रुपए में पर डे 1 GB 2 GB डेटा यूज कर रहे हैं और ऊपर से हमको ही सुना रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। अरे भैया, डेटा तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आप दूसरे देशों से कंपेयर करो, आप यूएसए से कंपेयर करो, वहां पे 1 GB डेटा का क्या कीमत है, कनाडा से कंपेयर करो, वहां पे 1 GB डेटा की क्या कीमत है। आप लोगों की याददाश्त कमजोर है, इसलिए हम 2004 से 14 के बीच में आपको लेके जाते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने आरोप लगाए, ओंकार जी सुन लीजिए, अभी इन्होंने आरोप लगाए कि क्रूड ऑयल के दाम कम थे, लेकिन मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के रुपए कम नहीं किए। उस पैसे का क्या किया, इनको मैं बताना चाहता हूं। हमने 38 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के माध्यम से देश के युवाओं को देने का काम किया है। 38 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के माध्यम से देश के युवाओं को देने का काम किया है। हमने 11 करोड़ शौचालय देश की माताओं बहनों के लिए बनाने का काम किया है। हमने 11 अपने अपने बारे में बोलने के माध्यम से देश की माताओं बहनों को देने का काम किया है। ये हमने किया है। हमने उस समय में 70 एयरपोर्ट होते थे, हमने 140 एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। जो आप जल्दी से आज गुड़गांव से बैठ के फटाफट चंडीगढ़ पहुंच जाते हो जिन रोडों से, वो करने का काम मोदी सरकार, नायब सरकार ने किया है। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे बना है, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, दिल्ली से गंगा एक्सप्रेस वे बना है, कहीं पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है। ये कैसे बने हैं? ये ऐसे ही बने। आज डिफेंस के सिस्टम में देश आत्मनिर्भर बना है, लेकिन आप लोग सिर्फ जनता को भ्रमित करते हो, जनता को गुमराह करते हो। और ये गुलशाद अली जी, ये सोचे पाकिस्तान का प्रेम अलाप रहे, अभी डिबेट में इनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार हुआ। क्यों गुलशाद जी, कोई ज्यादा याराना है क्या आपका पाकिस्तान से? नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा याराना है क्या आपका? पूरी कांग्रेस पार्टी तो एक्सपोज हो चुकी है पाकिस्तान के उसमें। आपको इतनी क्या मोहब्बत है पाकिस्तान से? नहीं, ज्यादा मोहब्बत है क्या पाकिस्तान से आपको? लोगों से मैं सिर्फ आपके माध्यम से मुस्कान जी बताना चाहता हूँ, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से देश, आप सोचिए 2014 में देश 11वें नंबर पे था और आज देश इकोनॉमी में अपनी ग्रोथ रेट में पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे पहुंचा है। लेकिन ये पहुंच गया है सर, लेकिन अगर खाने पीने के लाले पड़ेंगे लोगों के लिए, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएगी। संदीप जी सुनिए ना, अब वो क्या कह रहे हैं, हटा देते हैं। अगर आम लोग तो उसको नहीं मतलब है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, अगर उसके लिए खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। एक अगर आम ढाबे में पहुंच रहा है मजदूर वर्ग के लिए, सर देखिए रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए मेजर्स होने चाहिए। मैं आपको वैट घटाइए सर, वैट घटाइए। मैं मुस्कान जी वही आपको बता रहा हूँ। देखो अभी ऐसा तो है नहीं कि ये समस्या आज आई है, ये समस्या पिछले 4 महीने से है, लेकिन पिछले 2 महीने में 1 रुपया भी माननीय प्रधानमंत्री गुलशाद अली जी, भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। सरकार जब तक कंट्रोल कर सकती थी, सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। और जब सरकार को लगा कि अब कुछ बढ़ाना चाहिए, सरकार ने मुश्किल से 2 से 3% रुपया बढ़ाया है। आप विकसित देशों से कंपेयर कीजिए, ये पाकिस्तान से याराना दिखा रहे हैं, पाकिस्तान से कंपेयर कीजिए, वहां पे तो 3 दिन वर्क फ्रॉम होम है, वहां के लोग तो गाड़ियां लेके निकलते नहीं। आप जिस पाकिस्तान से आपको याराना है, नेपाल और भूटान का ओंकार जी ने जिक्र किया है, तो मैं नेपाल और भूटान में क्या सस्ता तेल हम बेच रहे हैं सर? इसमें कितनी सच्चाई है? मुस्कान जी आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देश की जनता को मोदी जी पे भरोसा है। आप क्या और कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 1 मिनट उन्हें सुन लीजिए, मैं बस आपके पास लौट रही हूँ। गुलशाद अली जी, एक कर अपनी बात रखेंगे तभी पहुंचेगी ना आपकी बात। आप क्या कहना चाहते हैं? सुन लीजिए इत्मीनान से पहले। बोलिए संदीप जी। जी,
मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि जब तक पॉसिबल था सरकार ने 2 महीने तक एक भी रुपया न पेट्रोल का बढ़ाया न डीजल का बढ़ाया, लेकिन जब सरकार को लगा, जब सरकार को लगा तो सरकार ने ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, शुरू में 2% और फिर 3%, अब मुश्किल से 4% हमने बढ़ोतरी की है। लेकिन हम बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे दुगने से ज्यादा 100 टाइम्स मतलब चीजें, 100 रुपए का था वो 200 का मिल रहा है, कहीं पे 100 का 150 का मिल रहा है, कहीं पे 100 का 125 का मिल रहा है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि एक वैश्विक चुनौती है, पूरी दुनिया के सामने है और भारत के लोग डट के इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं। हाँ, अब बोलिए गुलशाद अली जी, और क्या कुछ कहेंगे? अभी मेरे साथी प्रवक्ता हिंदुस्तानी जी बता रहे थे, हिंदुस्तानियों ने नाम रखवा रखा है, तो ये बोल रहे थे कि भाई आप लोगों का पाकिस्तान प्रेम तो नरेंद्र मोदी जी का था जब नवाज शरीफ की मां के लिए आम लेकर गए थे, और अडानी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पास करवाने के लिए नवाज शरीफ की गलबैयां कर रहे थे, और इनके जो लीडर थे आडवाणी जी, वो जिन्ना जी कब्र पर जाकर मत्था टेक रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल के अंदर पाकिस्तान की कोई यात्रा नहीं की। ये लोग क्या करते हैं, इनका डबल स्टैंडर्ड है। और ये लोग क्या करते हैं, अभी आप लोगों ने देखा दुबई के अंदर जाकर के, दुबई के शेख के साथ में ऐसे गलबैयां कर रहे हैं जैसे भी इनके परिवार के बंदे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनको कोई बात नहीं आती तो चैनल पर आकर ये क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे आप बात कीजिए महंगाई पर कीजिए, बेरोजगारी पर कीजिए, आप एक तरह से आप देश की अर्थव्यवस्था पर कीजिए, और जो लोगों के लिए अंदर जो हमारे यहाँ एक तरह से जो सौहार्द खराब कर रखा है हम लोगों ने जी, जाट गैर जाट ये चीजें चला रखी है, इनको खत्म कीजिए और बात कीजिए विकास की। अब 12 साल हो गया, 12 साल का हिसाब दीजिए आप संदीप जी। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके चुनाव के बीच में जाते हैं गुलशाद जी, अपने रिपोर्ट के साथ जनता के बीच में जाते हैं, एक भी चुनाव बिना रिपोर्ट कार्ड के नहीं लड़ते। हर चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाते हैं और जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड के ऊपर मोहर लगाती है, बार बार लगाती है। अभी निकाय के चुनाव में आपने देखा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आप अपना जीरो आपकी खुल नहीं सकी, आप लोगों को जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस से अच्छा लोग निर्दलीय को समझ लेते हैं, आप बिल्कुल जनता से कट चुके हो। हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जाते हैं। हरियाणा की जनता ने फिर से नायब सरकार की नीतियों पे मोहर लगाई है, माननीय मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में मोहर लगाई है। आप हमें ज्ञान मत दीजिए, हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने ही लेके जाते हैं। आप अपने गिरेबान में जाके देखिए, आपके पास जनता को मतलब नहीं है राजनेता क्या कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस के राजनेता हो, चाहे बीजेपी के राजनेता हो, चाहे इनेलो के राजनेता हो। हालांकि अर्जुन चौटाला ने आज एक बात अच्छी कही है, महंगाई बढ़ती है, रोजगार नहीं बढ़ता है, तो राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आम जनता को। राजेंद्र जी, आपको लगता है कि अगर वैट कम कर लिया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं जो पेट्रोलियम कंपनी है भरपूर पैसा कमाती हैं जब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है हाथ खड़े कर लेते हैं तुरंत, और उसके बाद कहते हैं कि भाई हम तो मजबूर हैं, हमें बढ़ाना पड़ेगा, कब तक हम इतना नुकसान झेले, विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। लेकिन जब पैसा कमाने की बात होती है तब तो आप अपनी झोली भरते रहते हैं, उस समय आपको याद नहीं आता कि भाई ज्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है। नहीं, देखिए तेल कंपनियों को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब जो है कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटते हैं तो वो कहीं जो है किसी तरह की कटौती नहीं करती, और जैसे ही बढ़ते हैं तो फिर उनको मौका मिल जाता है कि तेल का दाम बढ़ाया जाए। और सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस का शासन था और तेल बॉन्ड बेचे गए, वो इसलिए बेचे गए थे कि उनके घाटे की पूर्ति के लिए। ठीक है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया, उसका फिर बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने पेमेंट किया, तो सवाल ये तेल बॉन्ड से उनके घाटे का पेमेंट हो गया, फिर भी घाटा क्यों ही बना रहता है? आखिर में उनकी संचालन प्रक्रिया क्या है? कोई तेल कंपनियों को इतना इनोसेंट मान लिया जाए कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार ही नहीं होता, और तेल के दाम अचानक बढ़ते जाते हैं, मनमाने तरीके से बढ़ते जाते हैं, वहाँ कोई कंट्रोल ही नहीं तेल के दाम का। तो तेल कंपनियों से भी जवाब लिया जाना चाहिए। तेल कंपनियों को इतना इनोसेंट मान लिया गया है कि वो जो कुछ करती है वो सब ठीक है, वो कोई उनकी कोई जिम्मेदारी है ना उनका कोई फॉल्ट है। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटते हैं तो वो तेल के दाम नहीं घटाती, और जब भी बढ़ते हैं तो वो फटाफट बढ़ा देती है, और फिर ये भी लेके बैठी रहती है कि घाटा है। तो घाटा है तो फिर अब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी, सवाल ये नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे होंगे, जब वैट इसको जीएसटी में लाने की बात थी पेट्रोल डीजल की, तो कांग्रेस शासक राज्य भी तैयार नहीं थे। जीएसटी काउंसिल में इस पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए ये पेट्रोल डीजल
जीएसटी के दायरे में नहीं आ पा रहा, क्योंकि सभी स्टेट जो है सहमत नहीं हो पाते। वो ये दलील देते कि हमारी शासन व्यवस्था तो इसी से चलती है, इससे जो भेंट मिलता है। सवाल ये है कि इसके लिए सब लोग जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल के दामों की जो वो हाई रेट हो रहा है, वो जो इस वजह से उसके लिए सभी स्टेट सभी दल जिम्मेदार है। जो भी सरकारें हैं अभी स्टेट्स में वो सहमत नहीं हो पाती, और अगर वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और सहमत है तो उनको जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहल करनी चाहिए कि भाई हम तैयार है, बाकी बीजेपी शासित राज्य भी तैयार हो, क्योंकि उसमें ये क्लॉज है कि वो राज्यों की मेजोरिटी से ही तय होता है। जो भी जीएसटी घटती बढ़ती है ये है उसमें राज्यों की सहमति, एक काउंसिल बनी हुई है, उसमें जो बहुमत से फैसला होता है उसके आधार पर ही सब तय होता है। तो कांग्रेस को अगर ये है कि जीएसटी के दायरे में आना चाहिए तो पहल करनी चाहिए, तो वो पहल करें, प्रस्ताव रखें कि भाई जो भाजपा क्यों पहल नहीं कर रहे हैं आप गुलशाद अली जी? बातें बस बड़ी बड़ी करेंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओमकार जी बस इनके बाद लौट रहे हैं आपके पास। राजेंद्र जी बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार है, अभी 3 स्टेटों में तो हमारी एक तरह से क्लियर सरकार है, बाकी में हमारा गठबंधन है, तो 7 सरकारें हमने बना रखी है अभी। तो आप लोग सेंटर की तरफ से भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, सेंटर भी हमें कोई पैकेज नहीं दे रहा, और हम वहां पर भी वो कर दे तो हमें तो सरकार चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास सामने तो क्राइसिस तरह हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो पैकेज मिल रहा है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, इस पर जब चर्चा होती है तो कांग्रेस सहमति नहीं दे रही है। वो ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है? क्या हमने कब मना किया है? मुस्कान जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसको लागू करेगा तो जाहिर सी बात है, चाहे यूसीसी हो चाहे एसआईआर हो, सबको लागू करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को मानती है। ये सब बहानेबाजी है। ये किसी चीज को अगर लागू करने के लिए ना तो कभी किसी को पूछते हैं और ना ही कभी ये राय तुम्हारी कराते हैं। ये लोग जो भी तानाशाही तरीके से इसको लागू करते हैं, मुझे करना पड़ेगा, सच्चाई क्या है। ठीक है गुलशाद अली जी। ओमकार सिंह जी बोलिए। मुस्कान जी एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने मेरे विश्लेषक भाई ने बोला कि कांग्रेस शासित प्रदेशों को रेट कम करना चाहिए। मैं भी पक्षधर हूँ। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा के 15 रुपए 20 रुपए रेट कम कर देना चाहिए, केंद्र सरकार को कम करना पड़ेगा जी। जनता को सच्चाई पता लग जाएगी। दूसरी बात, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने बोला हमने जो तेल के पैसे कमाए 38 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना में युवाओं को दिए। भाई रोजगार क्या दिया आपने? आपने रेल बेच दी, आपने तेल बेच दिया, आपने भेल बेच दिया, आपने छोड़ा क्या? सारा कुछ बेच दिया आपने। आज आप ये बता दीजिए आपने कितनी नौकरियां दी। दूसरी बात ये कि भाई कह रहे थे हमने 2 महीने तक रेट नहीं बढ़ाए। मैं बताना चाहता हूँ गलत फहमी में ना रहना, गैस के सिलेंडर के दाम तीसरे दिन बढ़ा दिए थे आपने, कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले दिन बढ़ा दिए थे। ठीक है सर, समय कम है, आपने जो सवाल उठाए हैं उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। एक लाइन में संदीप जी, एक लाइन में जवाब। एक बात ये कह रहे थे कि हमने चार्ज सस्ता किया मोबाइल का। अरे याद करो जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, इनकमिंग मोबाइल पे इनकमिंग 7 रुपए की होती थी। ये समय की बात है, समय की बात है। मोबाइल सस्ता तुमने नहीं किया, आज तो डाटा कंपनियों ने सस्ता किया। और पहले जियो का लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग होता था, आज क्यों नहीं होता? किसी और का क्रेडिट मत लीजिए, कह रहे संदीप जी, बोलिए। देखिए मुस्कान जी, विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज बिल्कुल स्पष्ट किया कि विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन है, और मुद्दा विहीन के साथ साथ नेतृत्व विहीन भी है, और न नीति है, न नीयत है, न निर्णय है। इसलिए कुछ भी बोलते चले जाते हैं, चर्चा किसी चीज पे होती है और करते किसी और पे है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो महंगाई की दर है लगभग 4.5% के आसपास है। सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान बिल्कुल सेफ हैंड में है, और देश की जनता को भी मोदी जी पे पूरा भरोसा है। देश की जनता मोदी जी के साथ बिल्कुल डट के खड़ी हुई। अच्छी बात है कि आप आश्वस्त कर रहे हैं कि जनता को इस बढ़ती महंगाई से आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। एक बार फिर से जो बढ़ती कीमतें हैं लोगों को परेशान कर रही है, उम्मीद सरकार से है, जनता टकटकी लगाकर सरकार के तरफ यही उम्मीद से देख रही है, इसीलिए देख रही है कि जो झटके लगातार महंगाई के मिल रहे हैं उससे जल्द से राहत मिल जाए और जनता को इस बढ़ती महंगाई से तुरंत निजात मिले। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।